तो दोस्तों ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पीब्लो केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेक्चर 17 चल रहा है, पीछे के लेक्चर जाके जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे और यूजेस देखेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। मतलब आज की ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है आपको इन रिएक्शंस के बीच में से, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज भी करवाता है और रिड्यूस भी करवाता है। तो बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक बिहेवियर है कहीं ना कहीं इसका, और एक्चुअल में गैस होती है। अगर मान लो सल्फर डाइऑक्साइड की मैं बात कर लूं तो मुझे स्ट्रक्चर की बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बहुत बार डिस्कस हम कर चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूं पुरानी प्रॉपर्टीज, पुराने लेक्चर्स और शॉर्ट्स या रील्स जाकर जरूर देगी एक्चुअल केमिस्ट्री जानने के लिए। तो बेंड स्ट्रक्चर इसका होता है ना, आप पहले से ही जानते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए SO2 के अगर प्रिपरेशन की मैं बात कर लूं, कैसे इसको प्रिपेयर करवाया जाएगा, सबसे पहले तो प्रिपरेशन कोई खास मुश्किल नहीं होने वाली है। बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला मेथड ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। हम देखते हैं अगर इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हीट करवा दिया जाए, मतलब डिकम्पोज करवा दिया जाए, तो हमें ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिलेगी। अगर और से प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानना चाहें तो हम देख रहे होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, है ना, जनरली एसिड से इसकी फॉर्मेशन करवाई जाती है। एसिड माने क्या, H2SO4 सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट है, आप देख रहे हो। अब किसकी करवाएं, कुछ सोल्ट हो सकते हैं जैसे कि Na2SO3, या फिर कुछ मेटल्स हो सकती हैं। पहले इसी की देख लेते हैं। अगर रिएक्शन हम देखें तो ये क्या रिएक्शन बनेगी हमारे पास, यहां से Na2SO4 निकलने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम बना रहे हैं वो देखने को मिलेगा और वाटर बाहर निकलेगा। तीसरी रिएक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कॉपर को इस एसिड के साथ ट्रीट करवाते हुए। जब कॉपर को एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, मतलब मेटल प्लस एसिड, मेटल के साथ एसिड को ट्रीट करवाया जा रहा है, तो क्या निकलना चाहिए, आप जानते हो कि सबसे पहले क्या निकलेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। सोल्ट निकलेगी, SO2 बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। बैलेंस करना आप अच्छे से जानते हो। सल्फर डाइऑक्साइड यहां से भी बाहर आ रही होगी। अच्छा ये गैस है तो इसके आगे कुछ इस टाइप का एरो आपको देखने को मिल सकता है। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ आयरन के कंपाउंड से बात कर सकता हूं, जैसे कि FeS2 है, उसको अगर मैं वाटर के साथ डाल दूं, ट्रीट करवा दूं, तो वहां से Fe2O3 फेरिक सल्फेट देखने को मिल सकता है। साथ के साथ सल्फर डाइऑक्साइड हमारी बाहर आ रही होगी। तो प्रिपरेशन जो है वो बहुत आसान है, छोटी छोटी केमिकल रिएक्शंस हैं। हमने देखा कि अगर सोल्ट को एसिड के साथ ट्रीट करवा दिया जाए तो हमें क्या मिलने वाली है, सल्फर डाइऑक्साइड। बेसिक रिएक्शन की अगर बात की तो हमने देखा जस्ट आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिकम्पोज करवा सकते हो, जिससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब FeS2 या फिर हमारे पास एक फेरस का कोई सोल्ट होगा जिसको हम वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे और एक और फेरस का सोल्ट मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलने वाली है, SO2। ये फेरस ऑक्साइड है, दिस इज फेरस फेरिक ऑक्साइड, नॉट फेरस फेरिक ऑक्साइड, दिस इज ओनली फेरिक ऑक्साइड। FeO फेरस ऑक्साइड होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है, और Fe3O4 जो है वो फेरस फेरिक ऑक्साइड होता है, ध्यान रखिए, है ना। यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की, यहाँ पर +3 होती है, और यहाँ पर एक आयरन की +2 होती है और दो आयरन की +3 होती है। तो आपको इनका मिक्सचर जो है वो अच्छे से जान लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज को हम देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी सल्फर डाइऑक्साइड की। बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के अंदर हम उसके रिड्यूसिंग करैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर के बारे में देख रहे होंगे, जो ज्यादा मेजर कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा जो रिएक्शंस है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिड्यूसिंग करैक्टर और जो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ज्यादा रिड्यूसिंग करैक्टर, बिकॉज वो केमिस्ट्री लैब्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, क्योंकि ये चीप है ना, बहुत सी चीजों के अंदर मिल रहा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। जब आप इसकी यूजेस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो आप जान जाओगे इस बारे में। तो क्यों ना इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए। जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे ये एक गैस है। अगर कलर की बात करूं तो इट इज अ कलरलेस गैस। स्मेल बहुत गंदी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, एकदम से लगती है नाक के अंदर, पंजेंट स्मेल। सोलुबिलिटी की अगर मैं बात कर लूं तो इट इज हाईली सोलुबल इन वाटर, हाईली सोलुबल इन वाटर। अब देखो वाटर के अंदर हाईली सोलुबल है, इसका मतलब क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है।
अगर वाटर के अंदर ये सोल्यूबल है तो ये बहुत जल्दी लिक्विफाई होने वाली है, SO2 लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली है। और कब? सिर्फ रूम टेम्परेचर पर। तो इसको फ्रीज्ड रखना पड़ेगा हमें रूम टेम्परेचर पर, तो किसमें चेंज हो जाएगी? लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। अगर लिक्विड से दोबारा इसको गैस में लेके आना, मतलब बॉइलिंग का प्रोसेस करना है, तो ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, बिकॉज पहले हम जान चुके हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही SO2 में मिलती है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो इसका 263 केल्विन के आसपास होने वाला है। तो हमारे पास जो रिएक्शन हुई इसके सोल्युबिलिटी से रिलेटेड वो क्या है कि अगर मैं इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, मींस क्या कर रहा हूं, मैं लिक्विफाई कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर पर इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। और बॉयल जो है वो सिर्फ 10 केल्विन, रूम टेम्परेचर 273 केल्विन, तो 10 केल्विन कम टेम्परेचर में ही क्या होने वाली है? दोबारा गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और बॉइलिंग टेम्परेचर जो है इसका आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो ये SO2 होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिडिक प्रॉपर्टीज की। जनरली केमिस्ट्री लैब के अंदर हम देखेंगे एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है ना। केमिस्ट्री लैब से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम्स में नहीं आएंगी, एग्जाम्स के अंदर भी ये रिएक्शन जरूर पूछी जाएंगी। केमिस्ट्री लैब से मेरा ये रिलेशन है कि हम इसको डबल जगह पढ़ रहे होते हैं, डबल जगह पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चांसेस उसको एग्जाम में आने के, है ना। अब की बात तो एमसीक्यू एग्जाम है, तो डेफिनेटली जो है आपको रिएक्शन कंप्लीशन एनालॉगीज जो गिवन होती है उसके अंदर ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो देखो हम कैसे जाने, पहले तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डाला तो हमने देखा हमारे पास बन रहा था H2SO3। H2SO3, अब इस H2SO3 ये सल्फरस एसिड, इसको बोला जाता है सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। तो एसिड प्रिपेयर हो रहा है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी तो ये शो करेगा। अब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो बेसिक सी बात है, ये बेस से रिएक्ट करेगा। अगर ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो बेस से रिएक्ट करेगा। क्या निकलेगा? सोल्ट प्लस वाटर निकलेगा। कौन सा सोल्ट? Na2SO4, Na2SO3 प्लस H2O। अगर इस सोडियम सल्फाइड को मैं दोबारा डाल देता हूं इस सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड आने वाला है या फिर नया सोल्ट आने वाला है, दैट इज NaHSO3, और वाटर दोबारा से बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, अच्छी रिएक्शन है। एक रिएक्शन हमने देखी बेस के साथ, अगर मैं इस SO2 को दूसरे अगर बेस के साथ या सोल्ट के साथ ट्रीट कराऊं, Na2CO3 के साथ करवा देता हूं, यहां से भी जो रिएक्शन हमें मिलेगी सबसे पहले तो Na2CO3 ही मिलेगा और वाटर बाहर निकलेगा। इस Na2CO3 को मैं दोबारा अगर SO2 और वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवा दूं तो दोबारा से ये चीज मिलने वाली है जिसका नाम है NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन कंप्लीशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मैं इसको बोल सकता हूं, नॉट कार्बोनेट, NaHSO3। तो ये कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइड। और यहां पर ये भी क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड। तो दोनों ही केसेस में ये क्या है? प्रोडक्ट जो हमें सेम मिल रहा है, जबकि हमने जो रिएक्टेंट था वो चेंज कर दिया था। यहां पर ये Na2SO3 था, सोडियम सल्फाइड था। यहां पर जो हमारे पास ये रिएक्टेंट था वो सोडियम कार्बोनेट था। तो हम चेंज कर रहे हैं बट हमारा प्रोडक्ट सेम है। रिएक्शन कंप्लीशन के दौरान ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। अगर सिर्फ हमें सोल्ट के साथ इसको ट्रीट करवा दिया जाए तो सबसे पहले ये बनेगा, दोबारा फिर ट्रीट करवा दिया जाएगा तो ये बनेगा, है ना। डायरेक्ट हमारे पास ये नहीं बन सकता। अगर डायरेक्ट बनाना है तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को एक साथ डालना होगा, जिससे हमें ये सोडियम बाइसल्फाइड मिल रहा होगा। तो ये एक अच्छी रिएक्शन होने वाली है। दूसरी रिएक्शन ये जान सकते हैं हम कि हमारे पास ये होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक तरीके का बेस ही है। और मैं बोल रहा हूं सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये एक एसिड है, एसिड बेस। दोबारा से क्या बनाएगा? सोल्ट प्लस वाटर, दैट इज सोल्ट यहां पे क्या बनाएगा? CaSO4 प्लस H2O। मतलब दोबारा से हमें क्या मिल रहा है? सोल्ट मिल रहा है। बट इस सोल्ट को फिर दोबारा अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करवा दूं, फिर से अगेन मैं सेम प्रोसीजर कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? CaHSO3 जिसे मैं क्या बोलने वाला हूं? कैल्शियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड। पहले तो ध्यान रखो कि ये सल्फाइड होता है SO3 नेगेटिव, ये सल्फेट होता है SO4 नेगेटिव, और ये सल्फाइड होता है ना। दिस इज SO4, अच्छा SO3। तो ये क्या हो गया? ये सल्फाइड हो चुका है, सल्फाइड। दिस इज सल्फेट,
सल्फेट एंड दिस इज सल्फाइड। आपको इनके बीच में जरूर ध्यान रखना है कि आइड कहां लगेगा, एट कहां लगेगा और आइड कहां लगने वाला है। जब ऑक्सीजन कम कर दिया तो आइड आएगा। अगर मैंने ऑक्सीजन लगाया ही नहीं, मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन फैमिली का ही एक मेंबर है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जहां पर नेगेटिव चार्ज होते हैं वहां पर आइड लगता है एलिमेंटल स्टेट में। तो हमारे पास इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इस रिएक्शन को मैं समझना चाहूं इंग्लिश के अंदर तो मैं ये बोल सकता हूं इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। क्या ये लाइम वाटर नहीं है? और क्या लाइम वाटर को मिल्की कराने वाला एक और सब्सटेंस था जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिए सेम CO2 से ही इसकी कंपैरिजन की जाती है SO2। जब हम ट्रीट करवा रहे होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम बाइसल्फाइड मिल जाता है, बट डायरेक्ट नहीं मिलता, पहले कैल्शियम सल्फेट मिलता है, उसके बाद फिर सल्फर डाइऑक्साइड की आपको क्या करवानी पड़ती है, ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने इजीली देख ली है। पहली हमने कलर के बारे में पढ़ा, ऑर्डर के बारे में पढ़ा, है ना, और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अगर तीसरी बात मैं कर लूं कंबशन की, कंबशन, तो ये इजीली कंबस्ट तो नहीं होता, इट डजंट इजीली कंबस्ट, बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके साथ ये कंबस्ट करवा देता है ना। कौन कौन से सब्सटेंस, जैसे कि मान लो मैं कार्बन डाल दूं, कार्बन के साथ मैं सल्फर डाइऑक्साइड डालूंगा, मैं मैग्नीशियम डाल दूं, मैग्नीशियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड डालूंगा, पोटेशियम डाल दूं, पोटेशियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड डालूंगा, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर सल्फर सल्फर और सल्फर आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 अलग से निकलेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, MgO अलग से निकलेगा, यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर दो कंपाउंड आपको मिलने वाला है, सल्फर की स्टेट आपको नहीं दिखेगी, यहाँ पर K2SO4 देखने को मिलेगा आपको, और साथ ही साथ K2H2O3 देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, K2SO3। तो ये भी रिएक्शन जो है बहुत अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम्स में पूछे जाने वाली रिएक्शंस हैं, जिनको मैं अंडरलाइन करके स्टार लगा रहा हूं, आप भी स्टार लगा लीजिए, इसका मतलब वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे तो ये कंबस्ट नहीं कर रहा था, बट यहाँ क्यों कंबस्ट कर रहा है, यहाँ इसलिए कंबस्ट कर रहे हैं क्योंकि हीट जो निकल रही है वो बहुत ज्यादा है इन रिएक्शन से, और इस रिएक्शन को एकोमोडेट करवाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, है ना, हमारे पास जो हीट है वो कंपनसेट हो जाती है, इसलिए ये तीनों रिएक्शन जो है वो होती है। इसके अलावा भी कुछ एक दो रिएक्शंस हैं जो कि हम ऑक्सीडाइजिंग के कारण पढ़ रहे होंगे, ये भी जो थी वो ऑक्सीडाइजिंग के ही कारण थे, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ही थी, यहाँ पर भी ऑक्सीडाइज ही हो रहा था। चलिए उनको ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अंदर ही पढ़ेंगे हम। चलिए अब बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग नेचर की, रिड्यूसिंग नेचर। SO2 कैसे रिड्यूसिंग नेचर शो करता है? अगर SO2 को हमने वाटर के अंदर डाला था, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर डाला था तो Na2SO3 बन रहा था, अगर मैं दो मॉलिक्यूल के अंदर डाल दूं तो वो Na2SO4, H2 डाल रहा हूं, H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पर सल्फरस एसिड बन रहा था, और ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगी। नेसेंट हाइड्रोजन क्या काम करेगी, नेसेंट हाइड्रोजन हमेशा जो भी रिएक्शन है, जो भी कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड को रिड्यूस करवाने वाली है। मतलब ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, साथ वाले कंपाउंड को क्या करवा देगा, रिड्यूस करवा देगा, इसलिए ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देखूं, अच्छा, साथ ही साथ हमें इसमें वाटर जरूर डालना पड़ेगा या फिर H पॉजिटिव आयन जरूर होने चाहिए अगर मैं चाहता हूं अपने सब्सटेंस को रिड्यूस करवाना। तो देखिए, अगर मान लो मैं पहली बात करूं तो वो क्या करेगा, ये जो क्लोरीन प्रेजेंट है, इस क्लोरीन में अगर मैंने ये ट्रीटमेंट करवा दी तो इस क्लोरीन को ये HCl के अंदर कन्वर्ट कर देगा, हैलोजन एसिड्स, दीज आर हैलोजन एसिड्स। तो देखो, हाइड्रोजन जब जुड़ती है तो इसका मतलब रिड्यूस होती है, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, प्लस H2SO4, यहां पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसको रिड्यूस करवाएगा, इसका मतलब इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन को करवा रहा है। और रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट, ये स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट वैसे जो है पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का चौक मैंने इसीलिए लिया था, KMnO4 जो है वो मेरे को ध्यान में आ रहा था, है ना। KMnO4 के अंदर अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर डाल दूं तो हमारे पास इस पिंक कलर को ये क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा, K2SO4 बनाएगा, MnSO4 बनाएगा,
और H2SO4 तो निकल ही रहा होगा। ये जो फिलहाल मैंगनीज की वजह से ये पिंक कलर था, है ना, अब ये जो होगा MnSO4 ये कलरलेस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वहां पर क्या कर रहे होंगे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अब इसके अंदर अगर SO2 और H2SO4 डाल दूं, मैं H2SO4 डाल रहा हूं, H2O नहीं डाल रहा हूं, H पॉजिटिव चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। K2Cr2O7 प्लस SO2 प्लस H2SO4 डाला तो K2SO4 मिल रहा होगा, प्लस Cr2SO4 मिल रहा होगा, और H2SO4 तो बाहर दोबारा से आ ही रहा होगा। रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, ये K2SO4 देगा, ये इससे मिलकर क्या देगा, Cr2SO4 देगा, यहां पर ये K इससे मिलकर K2SO4 देगा, Mn देके Mn2SO4 देगा, MnSO4 देगा। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये जो K2Cr2O7 होता है हमारे पास, यहां पर ये ब्लू कलर का होता है, इस ब्लू कलर से ये यहां पर जाते जाते ग्रीन कलर का हो जाता है, मतलब ये कलर को चेंज कर रहा है, मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहां पर भी ये क्या कर रहा है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के माध्यम से इसको समझा जाए तो यहां पर भी ये साथ वाले कंपाउंड को इस कंपाउंड को इस कंपाउंड को रिड्यूस करवा रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो यहां पर +4 यहां पर +6, तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। और चलो एक बार रब कर देता हूं, फिर अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन की बात हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास आयोडीन होगा, आयोडीन का कोई कंपाउंड होगा, और वो आयोडीन का कंपाउंड किसके अंदर कन्वर्ट होने वाला है, आयोडीन के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, मींस वो खुद रिड्यूस होने वाला है। अगर मैं KiO3 इस टाइप का कोई कंपाउंड ले लूं, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड डाल दूं, उसके अंदर वाटर डाल दूं, तो हमारे पास हमें क्या मिलने वाला है, K2SO4 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ये जो आयोडीन था यहां पर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कीजिएगा, है ना, वो जीरो में चला जाएगा। यहां पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -6 + 1 दैट इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब मैं ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, मैंने वहां पर निकालना भी सिखाया था ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी जरूर आनी चाहिए। तो 5 से अगर 0 पे जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, और प्लस H2SO4 निकलेगा, और खुद ही ऑक्सीडाइज करवा रहा है, +4 से +6। तो इस टाइप से आप रिएक्शन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, रटने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो रिड्यूसिंग की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी वो भली भांति हमने समझ ली है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज करते हुए। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के अलावा इसका एक और मेन एक्शन होता है, जो कि होता है ब्लीचिंग एक्शन, इसलिए इसको ब्लीचिंग रिएजेंट भी बोला जाता है, ब्लीचिंग एक्शन। अब हमने वहां देख ही लिया ना कि ब्लीच करवाते हुए हमने एक नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकाली थी, नेसेंट हाइड्रोजन। अगर ये नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकाल दी तो इसका मतलब ये रिड्यूस करवाने वाला है। सपोज करो हमारे पास कोई कलर्ड वेजिटेबल है, कलर्ड वेजिटेबल, डाइस की भी बात करता हूं मैं, कलर्ड वेजिटेबल, अगर इसके अंदर ये SO2 डाल दूं तो हमारे पास जो दोबारा जो वेजिटेबल मिलेगी वो कलरलेस मिलेगी, कलरलेस वेजिटेबल। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर इस रिएक्शन को यूज किया जाता है टू डीकलराइज, डीकलराइज। पहले भी हमने देखा कि KMnO4 को डीकलराइज कर रहा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो था कलर उसको भी चेंज कर रहा था, तो बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास जो SO2 होता है इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये थोड़ा सा माइल्ड रहता है, कम काम आता है, कभी कभी काम आता है, कभी कभी काम आता है, इसीलिए हमारे पास ये डायरेक्ट कंबशन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। कुछ ही रिएक्शंस होने वाली है, मान लो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को डाल दूं O2 के साथ, तो हम सॉरी SO2 के साथ, तो हमें रिएक्शन देखने को मिलने वाली है CO2 + S। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, +4 से 0 पे जा रहा है, सॉरी खुद रिड्यूस हो रहा है। अगर खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा, इस बारे में समझ सकते हैं। जो ऊपर की रिएक्शन समझी थी, मैग्नीशियम प्लस सल्फर किया था, सल्फर बोल रहा हूं मैं, SO2 लिखना है, पोटेशियम डाला था, वहां पर भी ये डायरेक्ट यही काम कर रहा था, MgO प्लस SO प्लस सल्फर, यहां पर K2H2O3 प्लस K2SO3। तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन जो है वो हो रही होंगी जब बात की जाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगर इन रिएक्शन के अलावा दो एक और बड़ी अच्छी रिएक्शन है, अगर मैं SnCl2 सोल्ट, दिस इज अ सोल्ट,
मेटल सोल्ट। इस मेटल सोल्ट के अंदर अगर मैं SO2 डाल दूं और साथ में HCl डाल दूं, HCl है ना, तो वो क्या करेगा, एसिड है बेसिकली, H पॉजिटिव डालने के लिए ही मैंने इस HCl का यूज किया है, तो क्या करेगा, इसको भी SnCl4 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देखो यहां पर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 से +4 मींस ऑक्सीडेशन, तो यहां पर क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा होगा और दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे को ध्यान आ रही है, दैट इज Hg2Cl2, जिन पे स्टार लगाया है, स्टार लगाकर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Hg2Cl2 प्लस SO2 प्लस H2O, इसका जो रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलेगी, यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर ये इसमें चला जाएगा HgCl2 में और सल्फर बाहर निकल जाएगी, फिर से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है, +1 से +2 मींस डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, तो दोबारा फिर ऑक्सीडेशन हो रही है, इट मींस ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं जल्दी जल्दी मिटाता रहता हूं, लिखता रहता हूं, बोलता रहता हूं, क्योंकि आपके हाथ में आपका मोबाइल है जिसे आप स्लो और फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो बच्चे तेज है तेजी से समझिए, जो बच्चे थोड़े से स्लो है वो स्लो समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन सब बातों से। बट ये बात सच है कि आप ये पढ़ेंगे तो आपको और फालतू की जो चीजें हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया है इन सब इक्वेशंस के अंदर, जो जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार यही बोलता हूं कि वन सब्जेक्ट वन स्टडी, इसका मतलब यही है कि आपको एक ही बार पढ़ने की जरूरत है, आपको दोबारा कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से एक बार पढ़िए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट हो जाएगा, भले वो थ्योरेटिकल हो, वो एमसीक्यू हो, वो किसी भी टाइप में हो। तो आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे दैट इज एडिशन रिएक्शन। बहुत अच्छी एडिशन रिएक्शन ये देने वाला है और ये कोई खास बात नहीं है। एडिशन रिएक्शन बच्चों वाला खेल है, 10th क्लास में पढ़ते हैं, क्या 2 को ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, SO2 को अगर O2 के साथ ऐड किया तो हमारे पास SO3 बन गया। कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, ये बात आप इजीली समझ रहे होंगे। SO2 को वाटर के साथ ऐड किया तो H2SO3 बना, फिर से एडिशन रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, आप इजीली समझ रहे हैं। अगर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार लगा के दोबारा से लिखिए, PCl5 के साथ इस SO2 को अगर रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या बनेगा, ध्यान रखिए, POCl3 प्लस SOCl2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, UVIP रिएक्शन, VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि PCl5 के साथ अगर ये रिएक्ट करवा रहा होगा तो POCl3 बनाएगा, दैट इज फास्फोरस क्लोराइड, और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और SOCl2 बना रहा होगा, सल्फर ऑक्सीक्लोराइड या फिर सल्फ्यूरिक क्लोराइड। आपको इस बारे में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने प्रॉपर्टीज देख ली है, एसिडिक, बेसिक, सोल्ट। यूजेस की बात करूं तो यूजेस कोई खास लिखने वाली बात नहीं है, आपने देख लिया है कि ब्लीचिंग एजेंट के अंदर यूज हो रहा है ये ब्लीच, तो आप ब्लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हो। आपने देखा, मैं लिख देता हूं, अगर क्या नाम है ज्यादा ही प्रॉब्लम है अगर सुनने के अंदर तो आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्या क्या हो गया, ब्लीचिंग एजेंट के अंदर यूज किया, जनरली ना ब्लीचिंग एजेंट जो है पता है कहां यूज किया जाता है, ये शुगर केन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जब मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूं शुगर केन इंडस्ट्री में, है ना, जब वहां से शुगर निकाल रहे होते हैं तो उस ब्लीचिंग एजेंट का यूज किया जाता है। इजीली लिक्विफाई हो जाता है, दैट मींस ये कूलेंट का भी काम कर रहा होगा, या फिर जिसको मैं रेफ्रिजरेंट बोल देता हूं, रेफ्रिजरेंट। हमने शुरू में क्या क्या चीजें बनाई थी, हमने सोडियम बाइसल्फेट बनाया, हमने कैल्शियम बाइसल्फेट बनाया, ये क्या है, हमने सल्फ्यूरस एसिड बनाया, ये क्या है, ये इनकी प्रोडक्शन के लिए कौन काम आ रहा था, SO2 काम आ रहा था। और ये आप यूज कर सकते हो टू प्रिजर्वेट व्हाट, टू प्रिजर्वेट जैम्स, जेलीज। अगेन छोटी सी बात है कि रेफ्रिजरेंट में यूज हो रहा था, तो इन सब चीजों में ये काम आ रहा होगा। और क्या यूज किया था हमने, SO2 का। SO2 का हम यूज कर रहे थे क्लोरीन रिमूव करने के लिए, क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट के दौरान पढ़ा, क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाई तो वहां पर वो HCl में कन्वर्ट हो रहा था। HCl में अगर कन्वर्ट हो रहा था तो क्लोरीन हम रिमूव कर सकते थे, मतलब ये क्या है, एक डी क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्या बोलेंगे इसको, डी क्लोरीनेटिंग एजेंट। मैच द फॉलोइंग आए, MCQ आए, एनालॉजीज आए, आप मार नहीं खाओगे। तो ये क्या होगा,
डीक्लोरिनेटिंग एजेंट, कलर रिमूव करने के लिए काम आ रहा था, टू डीकलराइज, टू डीकलराइज, है ना। डीकलराइज किस से किया था हमने, डाइज को किया था, है ना। KMnO4 K2Cr2O7, तो कलर चेंज करने के लिए काम आ रहा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सब चीजें देख ली हैं कि SO2 किस प्रकार से काम कर रहा होगा, कैसे वो बनेगा, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, एम्फोट्रिक नेचर तो ये होगा ही अगर एसिडिक और बेसिक दोनों शो कर रहा है तो। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिनके ऊपर स्टार लगाया तो उसको जाकर जरूर पढ़िएगा। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।